गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन डांडा। टुडे इन 11th क्लास in 9th chapter and in its first lecture we will study the most important chapter of 11th class. The most important chapter, क्यों बोल रहा हूँ इसको most important chapter? क्योंकि ये चैप्टर, इस चैप्टर में जो टर्म यूज हो रहे हैं ये आपके ईच एंड एवरी चैप्टर में आते हैं, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो। तो बहुत सारी बायोलॉजी आपकी, मैं ये कहता हूँ कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम ये कहना बच्चे को बंद कर देते हैं कि ये बात हम आगे पढ़ेंगे। बार हम कई जगह हम लोगों को ये बोलना पड़ता है कि ये बात हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के बाद बहुत सारी बातें ऐसी बंद हो जाएंगी जिसके बारे में हम ये कहें कि ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और एक बात और बताऊं, मोस्टली बच्चों को मैंने, क्योंकि 11th-12th का बच्चा जब 11th स्टडी कर लिया, 12th स्टडी कर लिया, उसके बाद वो बोलता है कि सर सबसे मुश्किल चैप्टर बायोमोलिक्यूल है। एंड इट्स माय प्रॉमिस, सबसे आसान चैप्टर ही है। बहुत सब कुछ समझने का है, थोड़ा केमिस्ट्री आती है इसके अंदर लेकिन इजी है। तो डोंट वरी, लेट्स सी बायोमोलिक्यूल्स। ये हमारा नेम ऑफ चैप्टर है। दिस इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन है कि बायोमोलिक्यूल होते क्या हैं। वर्ड तोड़ दो, डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी। बायो मींस लिविंग थिंग्स और मोलिक्यूल्स मींस मोलिक्यूल्स। These are the molecules which are present in living things. They are called biomolecule. Very easy. और बेटा अगर आप बायोस्फीयर को देखोगे, किसको देखोगे? बायोस्फीयर। क्या होता है बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज द एरिया। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स और स्फीयर मीन्स एरिया। ये वो एरिया है जहां पे लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज द एरिया वेयर लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट। और आप पढ़ चुके हो बायोस्फीयर में तीन चीजें आती हैं। एटमॉस्फेयर, लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोस्फीयर और लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन लैंड। दिस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो इसके अंदर तीन चीजें आती हैं और इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, राइट? अब बायोस्फीयर में बहुत डिफरेंट टाइप की लिविंग थिंग्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स की लिविंग थिंग्स हैं। उसमें प्लांट्स भी हैं, उसमें एनिमल्स हैं, उसमें माइक्रोब्स हैं, उसमें फंजाई हैं, उसमें प्रोटिस्टा हैं। कोई भी लिविंग थिंग्स देख लो आप। बायोस्फीयर में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग सेल है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो फंजाई की सेल हो, चाहे वो प्रोटिस्टा की सेल हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, सभी सेल के अंदर जो बायो एलिमेंट हैं वो लगभग कॉमन है। व्हाट आर बायो एलिमेंट्स? एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। और ये एलिमेंट जुड़ के ही क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो बायो एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट्स जो क्या बनाएंगे? जुड़ के बायोमोलिक्यूल बनाएंगे। वेरी इजी। तो बायो एलिमेंट्स, these are the elements which are present in living things. आपको पता है एलिमेंट्स लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के अंदर। तो एलिमेंट क्लियर है। और वो एलिमेंट जो लिविंग थिंग्स में होते हैं कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स को हमने टू ग्रुप में क्लासिफाई कर लिया। एक तो एसेंशियल बायो एलिमेंट, एक तो एसेंशियल बायो एलिमेंट, और जो सेकंड हो गया दैट इज नॉन एसेंशियल या ट्रेस बायो एलिमेंट्स। डेफिनेशन देख लें। एसेंशियल बायो एलिमेंट क्या होते हैं? दीज आर दोज एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल सेल। ये हर एक सेल में होंगे, ये जरूरी है सेल के लिए। दीज आर प्रेजेंट इन एवरी सेल, ये हर एक सेल में मिलेंगे आपको। और नॉन एसेंशियल या ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर दोज एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक सेल, जो किसी स्पेसिफिक सेल में होते हैं, राइट? क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? एसेंशियल बायो एलिमेंट आर दोज एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन ईच सेल, एवरी सेल, कोई भी लिविंग सेल उसमें ये मिलेंगे ही मिलेंगे। और नॉन एसेंशियल या ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर दोज एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक सेल। ओके। अब जो एसेंशियल है, जो हर एक सेल में मिलेंगे, इनको भी हमने टू ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक तो मेजर और एक माइनर। इसकी डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेजर वो होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में हो और माइनर वो हैं जो कम अमाउंट में हो। तो मेजर एसेंशियल की दो ग्रुप बना दिया। एसेंशियल मतलब प्रत्येक सेल में तो है, अब ज्यादा है कि कम है। एसेंशियल इतने सारे हैं, ये एसेंशियल है। आई थिंक ये थर्ड एंड फोर तो मेजर हो जाएंगे।
और 9 आपके माइनर हो जाएंगे। यानी टोटल एसेंशियल कितने हो गए? एसेंशियल हो गए प्यारे बच्चों 13। ऐसे याद रखते हैं, एसेंशियल कितने हो गए? 13 हो गए। और नॉन एसेंशियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नॉन एसेंशियल कितने हो गए? 12 हो गए। तो और बायो एलिमेंट हमारे कितने हो गए? लगभग 25। 25 ऐसे एलिमेंट हैं जो हमें लिविंग सेल के अंदर पाए गए हैं, मिले हैं। अब इनमें से 25 में से 13 तो ऐसे हैं जो ईच एंड एवरी सेल में मिले, कॉमन है 13 तो, और 12 ऐसे हैं जो किसी स्पेसिफिक सेल में मिले, ये हर सेल के अंदर नहीं होते। डेफिनेशन क्लियर होगी। अब जो एसेंशियल है इनको हमने दो में डिवाइड कर दिया, ज्यादा मात्रा में है कि कम मात्रा में है। इफ दे आर प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो सेल के ड्राई वेट में, ध्यान रखना ये ड्राई वेट की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है ड्राई वेट। बेटा एक तो ड्राई वेट होता है, एक वेट वेट होता है, डिस्कस करेंगे ड्राई वेट क्या होता है, डिस्कस करेंगे, वेट करो। तो जो मेजर है सेल के ड्राई वेट का 65%, सेल के ड्राई वेट क्या होता है? लेट्स कोई एक लीफ ले लिया आपने, प्लांट से भी आपने लीफ तोड़ ली, ग्रीन लीफ तोड़ी जो अभी, वो उसके अंदर बहुत सारा वाटर है, आप उसका वेट कर लो। मान लो आपने ये लीफ ली, इसका वेट मान लो 3 ग्राम है। कितना है? 3 ग्राम। अब इस लीफ को आप धूप में रख दें, सनलाइट में रख दें, इवेपोरेशन हो जाएगा और इसका जो वेट बच गया वो 0.5 ग्राम बच गया, या इसका वेट 2 ग्राम बच गया, या 1.5 ग्राम बच गया। तो इसमें 1.5 ग्राम जो बाहर चला गया वो क्या था? वो वाटर था। क्या था वो? वाटर। तो हमें ये लेना है, ये क्या है? ये है वेट वेट, सॉरी ये है वेट वेट, और ये क्या करे बच्चों? ये होता है ड्राई वेट। वेट वेट और ड्राई वेट। और नॉर्मली बायोलॉजिकल स्टडी के लिए, स्टडी करने के लिए हम नॉर्मली क्या लेते हैं? ड्राई वेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वेट वेट क्यों नहीं लेते? क्योंकि वेट वेट में अमाउंट ऑफ वाटर ना वेरी करता है। हो सकता है आज इस लीफ में 1 ग्राम पानी हो, नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट डे समर में पानी कम होगा, विंटर में पानी ज्यादा होगा, मतलब अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइम पे, मॉर्निंग में इसमें पानी ज्यादा है, नून के अंदर पानी कम हो जाएगा। इसलिए नॉर्मली हम, अब मेरी बॉडी में की बात करें, मेरी बॉडी में हो सकता है वाटर कम हो, थोड़ी देर बाद में 2 ग्लास पानी पी तो वाटर कंटेंट बढ़ सकता है। इसीलिए हम ड्राई वेट को प्रेफर करते हैं, वेट वेट को प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वेट वेट के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर है ना, वो वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम इन द सेल, राइट? ओके, तो अगर सेल का आप ड्राई वेट ले लो तो उसके ड्राई वेट के 65% के अंदर आपको ऑक्सीजन मिलेगा। वेट बेटा, और सेल के ड्राई वेट के अंदर 18.5% कार्बन है, 3.3% नाइट्रोजन है, 0.5% हाइड्रोजन है। इतने मेजर एलिमेंट, मेजर एलिमेंट क्या होते हैं? विच आर प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। माइनर क्या होते हैं? प्रत्येक सेल में होंगे, लेकिन प्रत्येक सेल में उनके एसेंशियल हैं और लेस अमाउंट में होंगे। इसमें देखो ये तीन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये तीनों क्या है? नॉन मेटल है, माइनर है, हर एक सेल में मिलेंगे। कितने परसेंट है? 3%। और बेटा ये आई तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, एक सेकंड प्यारे बच्चों, कंफर्म कर लेता हूँ, इसको ये आई नहीं होना चाहिए भाई, सॉरी ये आई यहाँ पे आ जाएगा, इसी के अंदर 4 है। जो नॉन मेटल है वो कितनी है? 4 है, सॉरी आई इज द आयोडीन। तो 4 तो नॉन मेटल है, माइनर में 4, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ये तो क्या है? नॉन मेटल। कितने परसेंट? 3%। और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये क्या है? मेटल है। कितने परसेंट? 5%। और देखो एक बात और देखो, मेजर में ना, मेजर में मोस्टली क्या है? नॉन मेटल। सेल के अंदर ड्राई वेट में ज्यादा क्या मिलेंगे? मेटल के नॉन मेटल? नॉन मेटल। ये सब नो, अरे पढ़ा आपने, हमारे सेल के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सारे क्या है? नॉन मेटल ही तो है। नॉन एसेंशियल की बात करें, नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? विच आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी सेल, दे आर प्रेजेंट इन फ्यू स्पेसिफिक सेल। इसमें ये तीन तो क्या हो जाएंगी? नॉन मेटल। और ये आपकी 9, ये आपकी मेटल हो जाएंगे। कितनी? 9। तो टोटल बायो एलिमेंट्स कितने हो गए? 25। 25 को हमने क्लासिफाई किया 13, 12, 13 एसेंशियल, 12 नॉन एसेंशियल। और एसेंशियल को फिर हमने क्लासिफाई किया किसमें? एसेंशियल को हमने क्लासिफाई किया 4 + 9 में, 4 मेजर, 9 माइनर।
और नॉन एसेंशियल को फिर हमने क्लासिफाई किया किसमें, ये 12 है, 12 में से 3 तो नॉन मेटल और 9 आपकी मेटल हो जाएंगे, ऑलरेडी रिटर्न, राइट। तो ये था बायो एलिमेंट्स। अब जो क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, वेरी द डस्टर, अब स्टडी करना है इनको ना, इन चार को मैं यहां से हटा देता हूं, मोलिबेडनम, कौन से थे, मोलिबेडनम, क्रोमियम, Sn और Al, ठीक है, 9 हो गए। अब हमें स्टडी करना है, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल एनालिसिस ऑफ ए लिविंग टिश्यू। भाई लिविंग टिश्यू के अंदर कोई चीज लिविंग है, उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स है। लिविंग टिश्यू का मतलब है आप कोई लीफ ले लो या पीस ऑफ किसी ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ लीवर ले लिया, या आप यहाँ पे कोई माइक्रोबियल पेस्ट ले लिया। माइक्रोबियल पेस्ट का मतलब है बहुत सारे बैक्टीरिया ले लिए, फंजाई ले ली, एल्गी ले ली, राइट। तो माइक्रोबियल पेस्ट ले लो, लीफ ले लो, सिंपल सा पॉइंट है, लीफ ले लेते हैं। लीफ क्या है, टिश्यू है, लीफ के अंदर बहुत सारे टिश्यू हैं, तो लीफ के अंदर कौन कौन से केमिकल्स की स्टडी करें, बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो लीफ के अंदर अगर आपको स्टडी करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस लीफ को ग्राइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मोस्ट पिस्टल एंड मोटर। क्या कर लो, ग्राइंड कर लोगे इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड Cl3 CHCOOH। अरे यार ये ऐसे था, दिस इज एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड था, तो यहाँ पे हमने Cl लगा दो 3, इसको हटा दो Cl, तो इसमें ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन है और ये एसिटिक एसिड तो था ही, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बन जाएगा आपका। इतना तो आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए हो लोअर क्लासेस में। तो ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, और प्यारे बच्चों ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब आपने क्या किया, लीफ को ग्राइंड कर लिया, एक पिस्टल, आप पिस्टल मोटर आपने देखे हैं, उसमें लीफ को रखो, ग्राइंड कर लो, और साथ में क्या डाल दो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया, और आपने क्या कर लिया, ये काम ग्राइंड करके आपने स्लरी तैयार कर ली, एक पेस्ट तैयार कर लिया, एक स्लरी तैयार कर ली, लिक्विड सा पेस्ट तैयार कर लिया। अब इस स्लरी को आप फिल्टर करोगे, क्या करोगे, फिल्टर करोगे विद द हेल्प ऑफ चीज क्लॉथ, फिल्टर विद चीज क्लॉथ। चीज क्लॉथ होता है, सॉफ्ट सा क्लॉथ होता है, ये आप सभी ने देखा है, जब रसगुल्ले वगैरह बनाते हैं तो उसको छानते हैं, तो चीज क्लॉथ सॉफ्ट सा क्लॉथ होता है, इजीली अवेलेबल होता है, जिससे आप चीज क्लॉथ से इसको फिल्टर कर लो। अब फिल्टर करने के बाद आपके पास दो चीजें आ जाएंगी, एक तो आएगा फिल्ट्रेट जो नीचे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, और एक जो ऊपर बच जाएगा उसको बोलते हैं रिटेनेट, रिटेंटेट। जो ऊपर बच गया वो तो रिटेंटेट। फॉर एग्जांपल इसमें आपने स्लरी बना रखी थी, स्लरी थी, इसको आपने फिल्टर कर दिया, फिल्टर पेपर लगा दिया, आपने चीज क्लॉथ है ये, जो नीचे आ गया ये तो क्या है, फिल्ट्रेट। और जो कुछ ऊपर बच गया, थोड़ा बहुत जो ऊपर बच गया, ये क्या है, रिटेंटेट, राइट। स्लरी को आपने क्या कर लिया, फिल्टर कर लिया। अब आपके पास दो चीजें हैं, फिल्ट्रेट और रिटेंटेट। अब फिल्ट्रेट में जो कुछ भी आया उसको बोलेंगे एसिड सोल्यूबल पुल, एसिड सोल्यूबल पुल।
फिल्ट्रेट के अंदर सेल, इस टिश्यू में, लीफ में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, इस लीफ में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स में से कुछ तो एसिड के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, वो तो इसके अंदर आ जाएंगे, और रिटेंटेंट में क्या है, इसके अंदर है एसिड, जो एसिड में डिसॉल्व नहीं हुआ वो ऊपर बच जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एसिड इनसोल्यूबल पुल। पुल मींस बहुत सारे ऑर्गेनिक हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे क्या है, मॉलिक्यूल। अब जब हमने एसिड सोल्यूबल पुल को स्टडी किया, ध्यान से सुना, यहाँ पे केमिस्ट्री का बेसिक कांसेप्ट लगेगा। अब एसिड के अंदर कौन आएगा, अब आपको पता है जो ये एसिड था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, क्या था प्यारे बच्चों, ये ऑर्गेनिक था। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल लगता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में डिसॉल्व करेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, राइट। तो इसके अंदर एसिड सोल्यूबल पुल में जो है ना, वो मोस्टली क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ आ गए। जो सेल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो तो एसिड सोल्यूबल पुल में आ गए, और सेल में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो कहां बच गए, एसिड इनसोल्यूबल पुल में बच गए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, क्या है ये, एक्सपेरिमेंट है, किसी टिश्यू में से, टिश्यू बोल दो या कोई लिविंग पार्ट, किसी लिविंग पार्ट में से या किसी टिश्यू में से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसका तरीका है, क्योंकि ध्यान रखना इसमें रट्टा मारने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो कंपाउंड लिया ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, तो इसमें कौन डिसॉल्व हो जाएगा नीचे, ऑर्गेनिक कंपाउंड विल डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट जो आपने ले रखा है ये आपका सॉल्वेंट है, जो आपने सॉल्वेंट लिया है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड सॉल्वेंट है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ही डिसॉल्व हो जाएंगे, और जो नीचे फिल्ट्रेट आएगा, जो फिल्ट्रेट है ना, इसके अंदर आपके क्या मिलेंगे, इसके अंदर आपको सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पॉइंट क्लियर है, तो इसके अंदर क्या क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्या है, ऑर्गेनिक, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो ऊपर बच जाएंगे, राइट। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से आए ये हम डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर आपकी प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कौन कौन से हैं अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ध्यान रख लेना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो किस में आ जाएंगे, फिल्ट्रेट में, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कहां बच जाएंगे, ऊपर बच जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिटेंटेट। तो ये तरीका होता है, एक एक्सपेरिमेंट है टू सेपरेट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ए टिश्यू, ऑफ ए लिविंग टिश्यू। कोई भी लिविंग टिश्यू ले लिया आपने, लीफ ले लिया, पीस ऑफ लीवर ले लिया, स्किन ले लिया, आपने स्किन को ग्राइंड कर लिया, अब हमारे स्किन के अंदर भी ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, राइट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होता है टू सेपरेट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो देखो अब बेटा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान से सुना प्लीज, ये है तो किसके अंदर, लीफ में, किसमें, लीफ में, और लीफ क्या है कि लीफ में या पीस ऑफ लीवर में या माइक्रोबियल पेस्ट में, ये है तो क्या, ये सभी है तो लिविंग थिंग्स ना, है तो लिविंग थिंग्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये किसमें है, ये लिविंग थिंग के अंदर है, किसमें है, लिविंग थिंग्स में। और लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले सभी को हम क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। तो बेटा देखा जाए तो बायोमोलिक्यूल कितने टाइप के होंगे, बायोमोलिक्यूल 2 टाइप के होंगे। अरे आई एम लिविंग थिंग्स, मेरी बॉडी में ऑर्गेनिक भी है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड हैं, अमीनो एसिड्स हैं, सिंपल शुगर है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और मेरी बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी तो है। वाटर क्या है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, CO2 भी है, वाटर है, O2 है, मिनरल्स हैं, NaCl है, KCl है, फॉस्फेट साल्ट है, सल्फेट साल्ट है, बोन के अंदर आप देख लो मैग्नीशियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, साल्ट है, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। क्या है ये, इनऑर्गेनिक, वेरी इजी यार। लेकिन अब वाटर, CO2, O2, NaCl, मिनरल, आयन मेरी बॉडी में है कि नहीं है ना, और मैं लिविंग थिंग्स हूं ना, तो वो भी तो क्या है, वो भी तो बायोमोलिक्यूल है। कई बार बच्चे के दिमाग में फीड जाता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बायोमोलिक्यूल्स नहीं है भाई, ऐसा मत बोल देना कभी भी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी
ये भी बायोमोलिक्यूल है भाई, ये भी बायोमोलिक्यूल है और ये भी बायोमोलिक्यूल है, ध्यान रख लेना, दोनों ही बायोमोलिक्यूल है क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? दीज आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। तो बायोमोलिक्यूल की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये आप बेटा ये ना जो ये डेटा दे रखा है प्लीज ये ना ये याद रख लेना, ये ध्यान रखना। एक छोटी सी बात और सुन लो यहाँ पे, ध्यान से सुनना, एक मेन पॉइंट। इफ यू विल कंपेयर द लिविंग टिश्यू, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, और इफ यू विल कंपेयर द सॉइल फ्रॉम ए रॉक, रॉक से सॉइल ले लो, दोनों के अंदर एलिमेंट लगभग सेम है। आप जो रॉक लेके आओगे, सॉइल लोगे, उसमें आपको ये एलिमेंट्स ही मिलेंगे और हमारी सेल में भी ये एलिमेंट्स हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है परसेंटेज का। सेल में, सॉइल में ये एलिमेंट्स कम है, हमारी सेल में इनकी परसेंटेज क्या है? ज्यादा है। तो एलिमेंट लगभग सेम है लेकिन परसेंटेज का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? परसेंटेज का, राइट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब क्लासिफिकेशन में हमने दो तरीके से कर रखी है भाई, इसको हटा देता हूं बेटा आप, ताकि टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। अब जो बायोमोलिक्यूल्स को हमने जो क्लासिफाई किया ना, वो भी हमने टू टाइप से क्लासिफाई किया है। कैसे? अभी डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बस आप सुनते रहना ध्यान से। और ना वीडियो को बेटा एक बार तो एटलीस्ट ना कम से कम 2 टाइम्स जरूर वो देखा करो आप। बहुत सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, अपने आप याद भी हो जाएंगी आपकी। लोग कहते हैं कि बायो याद रखने का 2 बार वीडियो देख लो, बायो अपने आप ही याद हो जाएगी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल जो है ना, ये हमने टू वे से कर रखा है। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल की केमिकल कंपोजिशन क्या है? एक तो हमने किया है इस बेस पे क्लासिफिकेशन। केमिकल कंपोजिशन क्या भी डिस्कस किया था। इसके भी आपके बायोमोलिक्यूल 2 टाइप के, एक तो है इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल और एक होते हैं प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। अब आता है एग्जाम्पल। इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल मुझे बताएं, हमारी सेल में, हमारी बॉडी में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? वाटर है, गैसेस हैं, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, साल्ट हैं, और भी कुछ रहेगा वो जोड़ देना, एटसेट्रा। और ऑर्गेनिक कौन से हैं? ऑर्गेनिक है बेटा अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड जुड़ जाए तो प्रोटीन बन जाता है। सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर, शुगर बोल दो आप, दोनों आ जाएंगी, सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी, राइट। लिपिड्स हैं, हमारे सेल में कार्बोहाइड्रेट आएगा, शुगर बोल दो या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आ गया, लिपिड्स आ गया। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड बोल दो या डीएनए आरएनए बोल दो, न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, तो न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं, एटसेट्रा। ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एग्जांपल हो गए। क्या हो गए प्यारे बच्चों? ये तो एग्जांपल। इनको ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं भी बताता हूँ, और इनको इनऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं वो भी सुन लो। अब आप ना 10th क्लास पे आ जाते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में एक चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पे आपने स्टडी किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड एनी अदर एलिमेंट,
तो इनके अंदर कार्बन होगा, इन कोई भी एलिमेंट कोई भी देख लेना में, अमीनो एसिड प्रोटीन कोई भी देख लेना, इनमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा एंड अदर एलिमेंट्स भी होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो मोर होते हैं मोस्टली के अंदर, राइट। अगर इनकी बात करें, इनमें नॉर्मली गैसेज में सर CO2 है एक्सेप्शन है, इनमें नॉर्मली बोल रहा हूं बेटा, नॉट ऑलवेज, नॉर्मली कार्बन एब्सेंट होता है। ओके, एक इनका ना सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। वाटर का बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड सोल्यूबल पूल में मिलेंगे, अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, अभी जो एक्सपेरिमेंट उसमें कहां मिले थे, एसिड सोल्यूबल पूल में। और ये कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे ऊपर किसमें, एसिड इनसोल्यूबल रिटेंटेंट के अंदर, एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिलेंगे आपको। ये इनका जो मोलिकुलर वेट है, जो मोलिकुलर वेट है वो बहुत कम होता है, लेस होता है, और इनका मोलिकुलर वेट मोर होता है। इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, सिंपल स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और बता दो भैया, ये हमारी बॉडी में लेस होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर मोर होते हैं, अगर बात करें वेट के बिहाफ पे। और तो मुझे नहीं लगता कोई मेन पॉइंट होगा, एग्जांपल आएगी। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ द बायोमोलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल है उसका मोलिकुलर वेट के बिहाफ पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। मोलिकुलर वेट के बिहाफ पे इन सभी को, एक तो हम कंपोजिशन के बिहाफ पे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक इन सभी को हम वेट के बिहाफ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके बिहाफ पे हमने इनको 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। कितने ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, 2 ग्रुप में। एक तो होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल और एक होते हैं बेटा मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल की बात करें, जैसा नाम से स्पष्ट है, माइक्रो मींस लेस। दीज आर दोज मोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डेल्टोन। डेल्टोन इज ए यूनिट टू मेजर द वेट ऑफ ए मोलिक्यूल। जिसका मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डेल्टोन होता है, दे आर कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल। और जिसका मोलिकुलर वेट मोर देन 10,000, ध्यान रखना 1000 नहीं है, क्या है 10,000, जिसका मोलिकुलर वेट 10,000 डेल्टोन से मोर होता है, दे आर कॉल्ड मैक्रो। मैक्रो मींस बड़े मोलिक्यूल। बड़ा कोई चीज बड़ी होगी तो उसका वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अगर इसकी बात करूं, इसमें एग्जांपल क्या क्या है, इसमें क्या क्या आ गए। एक तो बेटा जितने भी इनऑर्गेनिक है, वो सारे माइक्रोमोलिक्यूल हैं, क्योंकि हमने लिखा था इनका मोलिकुलर वेट क्या होता है, इनका मोलिकुलर वेट लेस होता है, ये लिख रखा है। इनका मोलिकुलर वेट कितना है, 1000 डेल्टोन से भी कम है। तो ये सारे के सारे, ये वाले सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके अलावा लिपिड्स, क्या रहेंगे, लिपिड्स, अमीनो एसिड, सिंपल शुगर, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड एटसेट्रा, ये सारे के सारे माइक्रो हैं। एक अमीनो एसिड का वेट बहुत कम होता है, लेकिन जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन। आपने पढ़ा तो था, आपने पढ़ा था 10th क्लास में, ये प्रोटीन है। क्या है ये, प्रोटीन। ये प्रोटीन है, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। अगर इनको तोड़ देंगे, इस प्रोटीन चेन का वेट बहुत ज्यादा है, लेकिन इनको तोड़ देंगे तो हर एक अमीनो
एसिड का वेट क्या बहुत है, कम है। क्योंकि देखो ये चैप्टर क्या है, सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। जब बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, मैक्रोमोलेक्यूल बन जाएगा। जब बहुत सारी शुगर को जोड़ दोगे, बहुत सारी ग्लूकोज 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 जोड़ दो, ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो ग्लाइकोजन क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल है। ग्लाइकोजन इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स शुगर। सेलुलोज इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स शुगर। स्टार्च इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स शुगर। जब बहुत सारे सिंपल कंपाउंड जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आप लोगों ने स्टार्च पढ़ा था, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटेगा, स्टार्च टूटा था तो क्या बना था, शुगर बनी थी, ग्लूकोज बनी थी यार। तो ग्लूकोज क्या है, सिंपल शुगर है। और जब बहुत सारे सिंपल शुगर जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैक्रोमोलेक्यूल बन जाएंगे। इसमें एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे, इसमें एग्जांपल आ जाएगा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए। और डीएनए और आरएनए कैसे बनते हैं, सॉरी थोड़ा सा वेट करें, जस्ट वेट बेटा, क्योंकि आई थिंक इट्स माय थर्ड वीडियो कंटिन्यूअसली। ये मेरी आज की थर्ड वीडियो चल रही है, कंटिन्यूअसली शूटिंग है मेरी वीडियोस। तो वोटर भी खत्म हो चुका है मेरा, तो चलो बस लास्ट 5 मिनट्स मोर। तो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में कौन आ जाएगा, डीएनए आरएनए आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स शुगर है बेटा, क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये सारे मैक्रोमोलेक्यूल है। क्या ये, मैक्रोमोलेक्यूल। मैक्रोमोलेक्यूल क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। एक सेकंड, मैक्रोमोलेक्यूल क्या होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। माइक्रोमोलेक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम, कितना कितना, 1000 से कम। और इनका 10,000, ध्यान रखना, इट इज द 10,000 से इसका ज्यादा होता है। दे आर कॉल्ड मैक्रोमोलेक्यूल। अब माइक्रोमोलेक्यूल देखो, एक पॉइंट है ना, आगे हम अब कोई कंसेप्ट जुड़े होते हैं, ध्यान से सुनना। ये कोई सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन से माइक्रोमोलेक्यूल इजीली अंदर आ सकते हैं, छोटे मॉलिक्यूल इजीली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं, लेकिन मैक्रोमोलेक्यूल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास नहीं हो सकते। बड़ी चीज है। इस रूम में ना, इस रूम में चींटी, कीड़ी, चींटी, आंट इजीली आ सकती है, मच्छर इजीली आ सकता है, क्योंकि छोटी सी चीज है। लेकिन अगर इस रूम में मुझे हाथी लेके आना हो, बहुत बड़ा लकड़ी का हाथी है, बहुत बड़ा है, देयर इज अ वेरी ग्रेट साइज एलिफेंट मेड अप ऑफ वुड, वो कैसे आएगा बताना, नहीं आएगा। आ जाएगा, उसके टुकड़े काट लो बाहर, उसको डिसेंबल कर लो और अंदर ले आओ, फिर दोबारा जोड़ दो। इसीलिए मैक्रोमोलेक्यूल तो क्या है, हाथी है, बड़ा हाथी है ये। अगर इसको सेल के अंदर लेके आना तो आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, डाइजेशन करना पड़ेगा। 10th क्लास में आपने पढ़ा था डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन में क्या करते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल को तोड़ देते हैं सिंपल फॉर्म में। तो मैक्रोमोलेक्यूल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास नहीं हो सकते, क्योंकि वो बड़ी चीज है। लेकिन माइक्रोमोलेक्यूल सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो सकते हैं, क्योंकि दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल, दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल। इनका वेट ज्यादा, इनका वेट कम है। इसमें नॉर्मली कौन आए हैं, इसमें मोस्टली इनऑर्गेनिक, और इनको बोलते हैं मोनोमर्स ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स। तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे, इनके एग्जांपल आपको पता है, राइट। अब एक बात बताएं मुझे, एक बात बताएं, ध्यान से सुनना प्लीज, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड सोल्यूबल पुल में, एसिड सोल्यूबल पुल में क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक, स्पेशली ऑर्गेनिक। एसिड सोल्यूबल पुल में ऑर्गेनिक भी कौन से, माइक्रो और मैक्रो दोनों मिल सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक रिटेन में क्या मिलेंगे आपको, स्पेशली इनऑर्गेनिक मिलेंगे, राइट। तो ये था आपका एक एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक बच्चा बोला सर अगर मुझे ऑर्गेनिक लेने हैं तो ठीक है, एसिड सोल्यूबल पुल ले लेंगे। अगर हमें इनऑर्गेनिक लेने हो, क्या लेने हो, इनऑर्गेनिक, उसका एक तरीका होता है, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा। क्या, इनऑर्गेनिक लेने के लिए, ध्यान से सुनना भी प्लीज। हाउ टू ऑब्टेन, टॉपिक हमारा है how to obtain inorganic compound from a living tissue। सिर्फ इनऑर्गेनिक चाहिए मुझे, क्या चाहिए, सिर्फ इनऑर्गेनिक। तो इसके लिए क्या है, लिविंग टिश्यू ले लो। फॉर एग्जांपल आपने लीफ ले ली, इसका ड्राई कर लो, इसको लीफ लेके क्या कर लो, ड्राई कर लो, और ड्राई करने के बाद इसको बर्न कर दो। क्या कर दो, बर्न।
बर्न करने के बाद आपके पास आ जाएगी एस, क्या जाएगी एस। देखो अब हुआ क्या, तो आपने लीफ ली, लीफ को आपने ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद जब आपने लीफ को बर्न किया, जब बर्न करोगे ना तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी लीफ के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और वो ऑक्सीडाइज होके लीफ से जब बर्न कर रहे हो तो गैसेज की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन है तो CO2 बन जाएगा, हाइड्रोजन है तो वाटर वेपर्स बन जाएंगे, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जितने भी क्या थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज था, जितने भी ऑर्गेनिक थे वो तो सारे निकल जाएंगे। लेकिन जो इनऑर्गेनिक हैं वो कहां जाएंगे? आपको कहां मिलेंगे? एश के अंदर मिलेंगे। जो राख बच जाएगी ना उसके अंदर क्या मिलेंगे? आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनऑर्गेनिक। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन स्टडी द इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे? एक डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? डिस्ट्रक्टिव। कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, फॉर एग्जांपल लीफ ले ली, इसको ड्राई कर लो, बर्न कर लो, बर्न करने के बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे विल ऑक्सीडाइज, राख बच जाएगी और राख के अंदर आपको क्या मिलेंगे? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो इट वाज द इंट्रोडक्शन। क्या था हमारा ये था हमारा टॉपिक आज का, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। वीडियो आपके सामने है प्यारे बच्चों, वीडियो को देखें, नोट्स बनाते रहें आपके साथ साथ। और अगर आपको लगता है कि सर नोट्स नहीं आए तो आप यू कैन कलेक्ट द बुकलेट, जो मैंने अपना हैंड रिटन आपको बुकलेट मिल जाएगी, वो कलेक्ट कर लें और एनसीईआरटी जरूर रीड करें। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड इट्स ए वेरी लॉन्ग सो टायर्ड सेशन ऑफ नियरली अबाउट 3 hours. Thank you for cooperating. Have a nice day.